नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 21 अप्रैल 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। कांग्रेस राज में चरमराई कानून व्यवस्था। जयराम। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कॉलेज छात्रा पर हुए हमले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की कानून एवं व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में गुंडाराज बढ़ गया है। कॉलेज छात्रा पर तेजधार हथियार से हुए हमले की इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। जयराम ठाकुर ने इस घटना में घायल छात्रा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। जयराम ठाकुर ने हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब द्वारा कथित तौर पर कंगना रनौत के खिलाफ डाली गई अभद्र पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी दौर में भी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के पास प्रचार प्रसार के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। विकास के मुद्दे पर बात करने के बजाय कांग्रेसी नेता निम्न स्तर की बातों में लगे हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। हमीरपुर यूथ कांग्रेस के किसी पदाधिकारी द्वारा कंगना के खिलाफ टिप्पणी व अभद्र फोटो अपलोड किया गया है, जिसकी शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंप दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से कांग्रेसी नेता बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी इन नेताओं पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता द्वारा मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में दायित्ववान नेता खुलेआम कंगना पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देख कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और बढ़ गई है। गसी बौखलाहट के चलते आए दिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की टिप्पणियों में लगे हुए हैं। समाचार नंबर 2। गुड गवर्नेंस की मिसाल बनी सुक्खू सरकारा धर्माणी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस की मिसाल बनी है। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों को निपटाने में राज्य सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है। आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए फरवरी 2014 तक इस विशेष मुहिम के तहत इंतकाल के 1.05 लाख से अधिक तथा तकसीम के 7,000 मामलों का निपटारा किया गया है। यह आंकड़े अपने आप में राजस्व लोक अदालतों के आयोजन की सफलता साबित कर रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के आयोजन की राज्य सरकार की पहल का आज हिमाचल प्रदेश की जनता खुले दिल से स्वागत कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को धन्यवाद दे रही है। हिमाचल में कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इन कहावतों को बदल दिया है, जिसके लिए राजस्व कानूनों में संशोधन किया गया ताकि राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाए जा सके और लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि वर्षों तक हिमाचल प्रदेश के लोगों की इस पीड़ा को किसी सरकार ने नहीं समझा और न ही उनके दर्द को दूर करने के लिए प्रयास किए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य जन सेवा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा विशेष रूप से उस वर्ग की सेवा करने की है जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजेश धर्माणी ने कहा कि मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में
राज्य सरकार ने उन तबकों की आवाज बनाने का प्रयास किया है जिसके बारे में किसी सरकार ने कभी विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों में जन सेवा की भावना साफ झलकती है। वर्तमान राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की, महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन प्रदान की। यही नहीं, विधवा और एकल नारियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत विधवाओं के 27 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता पिता के सभी पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण की राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1.25 साल के छोटे से कार्यकाल के भीतर वर्तमान राज्य सरकार ने न सिर्फ 10 में से 5 गारंटियों को पूरा किया है, बल्कि इससे आगे बढ़कर काम कर जन कल्याण का नया अध्याय लिखा है। समाचार नंबर 3। बागबानों को बर्बाद करने पर तुली केंद्र सरकार, भंडारी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा है कि केंद्र सरकार निरंतर आयात शुल्क में कमी कर हिमाचल प्रदेश के सेब बागबानों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटने से विदेश सेब का आयात बढ़ रहा है, जिससे हिमाचली सेब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और लाखों परिवार इस कारोबार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हैं। किसान लगातार आयात शुल्क को 100% करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे लगातार घटा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने कहा कि सस्ते विदेशी सेब के कारण इस बार कोल्ड स्टोर में सेब रखने वाले बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेब के कारण कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करने वाले बागवानों को 800 से 1,200 रुपए प्रति पेटी का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, चिली, ब्राजील जैसे देशों से सेब आयात बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र होने से बिना शुल्क चुकाए अफगानिस्तान के रास्ते ईरानी सेब भारत पहुंच रहा है। ऐसे में कम लागत में ईरानी सेब के भारत पहुंचने से हिमाचली सेब नहीं टिक पा रहा है और अच्छे दाम नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इससे हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और इस कारोबार से जुड़े लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। निगम भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने और सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स में 5% सेब का कंस्ट्रेट मिलाने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके विपरीत विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाया है, जिससे हिमाचल के सेब की मांग कम हो रही है और बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पर इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टे विदेशी सेब को प्रमोट कर हिमाचली सेब बागबानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से अधिक बागवान सीधे तौर पर सेब बागवानी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में हर साल लगभग 4 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन से 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में सेब के आयात शुल्क कम होना हिमाचल प्रदेश के इन 5 लाख परिवारों के हित में नहीं है। समाचार नंबर 4। पुलिस ने नष्ट की 600 लीटर लाहन। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित बिलासपुर जिला के मजारी खड्ड में पुलिस ने छापामारी के दौरान 600 लीटर लाहन पकड़ी, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना कोट कहलूर के एसएचओ अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी उन्हें पता चला कि मजारी खड्ड में अवैध रूप से लाहन बनाई जा रही है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पुलिस को 3 ड्रम बरामद हुए। तीनों ड्रम में करीब 200 से 200 लीटर लाहन थी, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। समाचार नंबर 5। चिट्टे के साथ महिला गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत जिला पुलिस नूरपुर के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक घर में दबिश देकर एक महिला को 26.18 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। चिट्टे के साथ पकड़ी गई महिला की पहचान रूबी पत्नी अजय कुमार निवासी छन्नी के तौर पर हुई है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त घर में चिट्टे का कारोबार हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी रूबी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उक्त महिला पर पहले भी 7 केस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस के यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। समाचार नंबर 6। सुजानपुर का मूड चेक करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। सुजानपुर यानी सुजान अर्थात बुद्धिमान या विद्वान लोगों का शहर। इतिहासकारों की माने तो 1761 ईस्वी में कटोच वंश के राजा घमंड चंद ने देश भर से हर क्षेत्र में निपुण लोगों को यहाँ लाकर इस सुजानपुर शहर को बसाया था। जैसा कि सब जानते हैं कि 100 साल से अधिक पुराने किले के अलावा मंदिर और यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसका अपना रोचक इतिहास है। खैर ये तो हो गई गुजरे जमाने की बातें, लेकिन 74,763 मतदाताओं वाले इसी शहर का एक इतिहास यह भी है कि आज से करीब 7 साल पहले यहाँ के लोगों ने घोषित मुख्यमंत्री चेहरे को भी हरा दिया था। इसकी चर्चा इस लंबी समयावधि में लोग अपने अपने ढंग से करते रहे और आज भी कर रहे हैं। चुनावी बयार में यह चर्चा इसलिए एक बार लोगों की जुबान पर आई है क्योंकि जिला हमीरपुर से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा एक बार फिर से दांव पर लगी है और इसकी कड़ीपा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी है, जिनमें सुजानियों का शहर भी शामिल है। इसी सुजानपुर का एक इतिहास यह भी है कि यहाँ की जनता पिछले 3 टर्म से एक ही नेता को जिताकर विधानसभा की दहलीज के अंदर भेजती आ रही, चाहे उसने आजाद चुनाव लड़ा हो या फिर कांग्रेस की टिकट पर लड़ा हो। आज समीकरण ऐसे बने हैं कि वही नेता बतौर भाजपा प्रत्याशी मैदान में है। खैर, राजनीति में सब संभव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुजानपुर की बुद्धिमान जनता इतिहास दोहराएगी या नया इतिहास बनाएगी। पूरे प्रदेश की नजरें खास तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र पर लगी है। इसी सियासी उफान के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को विद्वान लोगों के इस विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के जारी शेड्यूल के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अप्रैल को पहले जिला कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की सियासी टोह लेंगे और उसके बाद 22 को सुबह वह पालमपुर और थुरल के रास्ते सुजानपुर पहुंचेंगे। यह मुख्यमंत्री के गृह जिले का वही हलका है जहां से कांग्रेस की टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव जीते राजेंद्र राणा बगावत करके पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए थे और अब उपचुनाव में यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सुजानपुर धर्मशाला में प्रतिष्ठा दांव पर। दूसरी बात यह देखने वाली होगी कि इस हलके से जीत की हैट्रिक लगा चुके राणा को घेरने के लिए मुख्यमंत्री किस तरह की रणनीति बनाते हैं और वो कितनी कामयाब होती है। जैसा कि सब जानते हैं
कि भाजपा की तरह मुख्यमंत्री भी उपचुनावों की सभी सीटें जीतना चाहेंगे, लेकिन सुजानपुर और धर्मशाला की सीट उनकी प्रतिष्ठा के साथ भी जुड़ी है। ऐसे में एक बात तो तय है कि इन हलकों के लिए सीएम की विशेष प्लानिंग होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन हलकों से प्रत्याशी के रूप में पार्टी किसको चुनाव मैदान में उतारती है। समाचार नंबर 7। जनशताब्दी 3 पैसेंजर रेल सेवाएं रद्द। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन ने ट्रेन के पहिए जाम कर दिए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने ऊना से चलने वाली 4 रेल सेवाओं को 22 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। इसमें जनशताब्दी सहित अंबनदौरा से अंबाला, दौलतपुर चौक से अंबाला व ऊना हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। यह चारों रेल सेवाएं शनिवार को भी बंद रही। हालांकि रेलवे ने वंदे भारत, साबरमती एक्सप्रेस व हिमाचल एक्सप्रेस को सुचारू रखा है। उक्त तीनों रेल सेवाएं दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही है, जबकि हिमाचल एक्सप्रेस रेल सेवा को ऊना से वाया चंडीगढ़ होकर दिल्ली के लिए चलाया जा रहा है। रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रेल के जरिए सफर करने वाले कई यात्री शनिवार को ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे, जहां आकर उन्हें पता चला कि रेल सेवा बंद है। ऐसे में यात्रियों को बस के जरिए सफर करना पड़ा। किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 20 अप्रैल को 4 रेल सेवाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। दिल्ली बॉर्डर पर उग्र हुए किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने अब 22 अप्रैल तक जनशताब्दी व 3 पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया है। ऊना से दिल्ली के मध्य चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन 22 अप्रैल तक नहीं चलेगी। यह ट्रेन दोपहर 2:35 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर रात 9:17 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहीं अगले दिन सुबह 4:55 पर ऊना से चलकर 11:45 बजे दिल्ली पहुंचती है। इस ट्रेन में भारी संख्या में यात्री सफर करते हैं। वहीं ऊना से हरिद्वार चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी आगामी आदेशों तक नहीं चलेगी। इसके अलावा अंबनदौरा से अंबाला व दौलतपुर चौक से अंबाला चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी 22 अप्रैल तक रद्द रहेगी। ऊना से दिल्ली चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अपने तय समय पर चलती रहेगी। वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:50 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर 11:15 बजे ऊना पहुंचती है। ऊना से 1:50 पर चलकर 6 बजे दिल्ली पहुंचती है, जबकि हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन रात 9:53 बजे ऊना से दिल्ली के लिए रवाना होती है। वहीं दिल्ली से रात 10:50 पर ऊना के लिए चलती है। इस ट्रेन को वाया चंडीगढ़ चलाया जा रहा है। समाचार नंबर 8। साजिश के शिकार हो गए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए नाचन के चैल चौक और बल्ह के रिवालसर में रोड शो के बाद जनसभा में कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है ही नहीं, ये सरकार गिर चुकी है। मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार कुर्सी पर बैठने का नहीं रह गया है। अपने ही विधायकों को उन्होंने चुन चुन कर प्रताड़ित किया। उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश और प्रदेश की जनता भाजपा के साथ चलना चाहती है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई है। यही जनता आपको अब सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि अब की बार आएंगे तो मोदी ही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह के बार बार मना करने के बावजूद लोक निर्माण मंत्री चुनाव लड़े को तैयार हो गए हैं। उन्हें इस पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि ये साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने नाचन के चैल चौक में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए रोड शो के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस नेता एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश में लगे हुए हैं।
पता नहीं क्या मजबूरी होगी कि इसी मंडी सीट से सांसद रहीमा पहले जब इनकार कर चुकी है तो बेटा मंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने को बेकरार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके ही लोग बोलने लगे हैं कि मित्रों ने इनको आगे कर बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं विक्रमादित्य सिंह के प्रत्याशी बनने का स्वागत करता हूं। वे आए और चुनाव लड़े। वे शिमला से उठकर मंडी आ रहे हैं, जबकि हमारी प्रत्याशी मंडी की ही है। सांसद मंडी की है और कहां बैठती है, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब देने का मौका आया है कि आपने मंडी के लिए क्या किया, शिवधाम का काम क्यों रोका गया, प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी का दायरा घटाकर उसको बंद करने की साजिश किसने की। सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री ने तब क्यों नहीं आवाज उठाई। समाचार नंबर 9। एमएसपी से नीचे शराब बेचने पर सरकार को चूना। हिमाचल प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लागू होते ही हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित शराब के ठेकों पर शुरू हुए नए खेल से प्रदेश सरकार को राजस्व का तगड़ा चूना लग सकता है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब शराब की बोतल पर एमआरपी अंकित न होने के चलते अब शराब का एमएसपी तय किया गया है, यानी मिनिमम सेल प्राइस से कम रेट पर शराब नहीं बेची जा सकती। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों के ठेकों पर एक दूसरे की सेल को कम करने के चक्कर में हिमाचल की सीमा में खुले शराब के ठेकों पर अब एमएसपी से भी कम दाम पर शराब की बिक्री होने लगी है। यह नया तरीका पंजाब के ठेकों को झटका देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब इन ठेकों ने कई लोग कम दाम पर शराब उठाकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में इसकी सप्लाई करने लगे हैं। इससे प्रदेश के अन्य जिलों में भी शराब की बिक्री तो प्रभावित होगी ही, बल्कि प्रदेश सरकार को भी जबरदस्त राजस्व का चूना लग सकता है। बावजूद इसके राज्य कर एवं आबकारी विभाग मौन धारण किए हुए हैं। पहले ही जिले के कई शराब के ठेके नीलाम करने में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को नाको चने चबाने पड़े थे। अब जब किसी तरीके से शराब के ठेके नीलाम हो चुके हैं और नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो गई है, तो अब शराब की कोई भी बोतल एमएसपी से कम दाम पर नहीं बेची जा सकती। शराब लॉबी ने जिले के अन्य क्षेत्रों में खुले शराब के ठेकों पर तो शराब के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन पंजाब हिमाचल सीमा पर खुले शराब के ठेकों पर अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी चला दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारी भी दबी जुबान में इतना तो मान रहे हैं कि पंजाब के ठेकेदारों को मात देने के लिए ही कुछ सीमावर्ती ठेकों पर एमएसपी से कम रेट पर शराब बेची जा रही है। जाहिर है कि इससे पंजाब के साथ साथ हिमाचल में भी शराब तस्करी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पंजाब से हिमाचल से विभिन्न हिस्सों को जाने वाली गाड़ियां सीमा पर स्थित ठेकों से सस्ती शराब ले जाकर इसकी अन्य जिलों में सप्लाई कर रही हैं। हैरत की बात यह है कि एमएसपी से कम दाम पर शराब बेचने पर पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है, लेकिन अभी तक राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कुछ लोगों ने तो बकायदा सरकार को चूना लगाने की नीयत से बनाए गए इस प्लान की शिकायत मुख्यमंत्री संकल्प सेवा पर भी की है, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। उधर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त विनोद डोगरा का कहना है कि एमएसपी से कम दाम पर शराब नहीं बेची जा सकती। हो सकता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पंजाब के ठेकेदारों द्वारा दाम कम किए जाने की सूरत में ऐसा हुआ हो। इसकी जांच करवाई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समाचार नंबर 10। दाड़लाघाट में 1.5 किलो चरस बरामद, तस्कर गिरफ्तार। पुलिस थाना दाड़लाघाट की टीम ने एक व्यक्ति को 1.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान बलबीर सिंह बल्लू पुत्र तुलसी राम निवासी गांव छामला नवगांव तहसील अर्की जिला सोलन उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है। नशा तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है।
वहीं आरोपी के पहले के आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सोलन पुलिस द्वारा जिला में नशा तस्करों, विशेष तौर पर चरस, चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों तस्करी करने वालों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। गत शुक्रवार को पुलिस थाना दाड़लाघाट की एक टीम जो गश्त पर रवाना थी, को सूचना मिली कि बलबीर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में चरस लेकर भराड़ी घाट से दाड़लाघाट की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त कार को गांव छामला के पास रोका गया, तो तलाशी के दौरान 1.5 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस थाना दाड़लाघाट में मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।